किंग की आंखें डीप रिस्पेक्ट से चमक उठीं जब उन्होंने इस जनरेशन की क्वीन ऑफ चियांग को ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी कहकर प्रेज किया, नोट करते हुए कि अपने पूर्वजों की रूथलेस कनिंग ना होने के बावजूद वो डीपली बेनेवलेंट और सिंसियर थी। फिर भी उसने अपने एब्सोल्यूट थ्रोन को फर्मली सिक्योर कर लिया था और अमेरिका में उसकी प्रेस्टीज एस्टॉनिशिंगली हाई थी। उन्होंने प्राउडली ऐड किया कि इसका क्रेडिट ग्रेटली उनके यू किंगडम को भी जाता था, क्योंकि उन्होंने पहले चियांग को स्ट्रॉन्ग एड दी थी जिससे वहां के लोगों की लाइफ वास्टली इंप्रूव हुई, इसलिए वो उस बेनेवलेंट क्वीन के काफी शुक्रगुजार थे। यूनच लीजी उनके करीब आया और रिवील किया कि क्वीन ऑफ चियांग ने एक बार शेन लांग को एक हाईली सीक्रेट लेटर लिखा था जिसमें स्टेट किया गया था कि चियांग के पास वास्ट अमाउंट में गोल्ड है और हेविली इंप्लाई किया था कि वो इसे उन्हें उधार देने के लिए इनक्रेडिबली विलिंग है। किंग ने हिस्ट्री को याद करके स्कॉफ किया, कंपेयर करते हुए कि कैसे पिछला किंग ऑफ चियांग एंडलेसली ग्रीडी और सेल्फिश था, बिल्कुल एक ऐसे स्टारिंग वुल्फ की तरह जिसका पेट कभी नहीं भरता था। फिर भी उन्हें ये सोचकर हैरानी हुई कि ये करंट क्वीन ऑफ चियांग एक्चुअली में उन्हें गोल्ड लैंड करना चाहती है। इस टेम्पटिंग ऑफर के बावजूद किंग ने अपना मुक्का जोर से पटका और डिक्लेयर किया एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने वीमेंटली आर्ग्यू किया कि कियांग की स्ट्रेटेजिक वैल्यू इन कुछ मिलियन गोल्ड से कहीं ज्यादा बढ़कर थी और भले ही वो और अमेरिका क्लोज एलाइज थे, उनका रिलेशनशिप अभी तक स्टेबल नहीं था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ये पैसे एक्सेप्ट किए तो वो इनक्रेडिबली चीप लगेंगे और एक फर्म नॉट येट के साथ उन्होंने अपना डिसीजन सीमेंट कर दिया। इमीडिएट फंड्स पर फोकस शिफ्ट करते हुए किंग ने इम्पेशेंटली पूछा कि क्या हिडन युआन सोसाइटी का शू बुताओ आ गया था। उन्होंने इंटरनली खुद को तैयार किया, जानते हुए कि उन्हें फिर से हिडन युआन सोसाइटी से उधार लेना होगा, पर उन्हें लग रहा था कि इस बार सिचुएशन वास्टली डिफरेंट होगी। उन्होंने अपनी रीसेंट ट्रायम्स को सोचकर खुद को पंप अप किया, याद करते हुए कि उन्होंने अभी बॉर्डर हंट में किंग ऑफ चू को ग्लोरियसली हराया था, एक एक्सीलेंट सिचुएशन क्रिएट की थी और निंगजेंग को पावरफुली एलिवेट करके क्राउन प्रिंस निंग यी की डीपली एंट्रेंच्ड पोजीशन को इफेक्टिवली हिला दिया था। उन्होंने कॉन्फिडेंटली अज्यूम किया कि इतनी पावरफुल हिडन युआन सोसाइटी भी अभी नर्वस होगी और उन्हें खुश करने के लिए एक्सट्रीमली ईगर होगी। एक एगनाइजिंग हाफ एन आवर बाद किंग गुर्राते हुए पूछा कि क्या वो आदमी अभी भी नहीं आया है। यूनिट ने फेयरफुली नो में जवाब दिया। एक और 10 क्वार्टर ऑफ एन आवर गुजरा, तब जाकर आखिरकार दरवाजे खुले। एल्डर शू बोताओ अंदर आया, कैजुअली स्टेट करते हुए कि ये बूढ़ा आदमी हिज मैजेस्टी को ग्रीट करता है। किंग गुस्से में फट पड़े, चिल्लाते हुए डिमांड किया कि वो अभी क्यों आया है। अपने टेम्पर को जबरदस्ती शांत करते हुए किंग ने स्टेट किया कि इस बार एल्डर शू को समन करने का रीजन अभी भी बोरोइंग ही है, डायरेक्टली डिक्लेयर करते हुए कि वो लुक्रेटिव सॉल्ट टैक्स को एब्सोल्यूट कोलैटरल रखकर उनकी सोसाइटी से 4 मिलियन गोल्ड कॉइन्स उधार लेना चाहते हैं। एल्डर शू बुताओ ने एक काम एक्सटीरियर बनाए रखा पर इंटरनली कोल्डली कैलकुलेट कर रहा था, नोट करते हुए कि पहले ये अमाउंट 3.5 मिलियन था और अब अचानक से 4 मिलियन हो गया। कंक्लूड किया कि निंग युआंगशिन की लालची भूख लगातार बढ़ती जा रही है। किंग ने गुस्से से घूरा, ये डिमांड करते हुए कि क्या उनकी करंट मैसिव प्रेस्टीज के बावजूद हिडन युआन सोसाइटी अब भी हेजिटेशन दिखाने की हिम्मत करती है। उन्होंने फियर्सली क्वेश्चन किया कि एल्डर का आखिर क्या मतलब था, पूछते हुए कि क्या वो सच में उन्हें कंप्लीटली ऑफेंड करने का इरादा रखता था। शू बोताओ थोड़ा झुका, उसकी आवाज कॉन्डिसेंशन से टपक रही थी जब उसने हिज मैजेस्टी को रिप्लाई दिया कि ये मैसिव सम वाकई में लेंड किया जा सकता है। हालांकि उसने स्मूथली एक डेवस्टेटिंग ब्लो डिलीवर किया। उसने पोलाइटली रिक्वेस्ट की कृपया वो क्राउन प्रिंस को उनकी सोसाइटी के साथ डिटेल्स नेगोशिएट करने और ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेजें। किंग के चेहरे पर शॉक छा गया। वो एब्सोल्यूट फ्यूरी में दहाड़े, क्वेश्चन करते हुए कि हिडन युआन सोसाइटी उनकी जगह क्राउन प्रिंस से उधार लेने को कहकर आखिर क्या करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने सोसाइटी पर ब्लेटेंटली यू के इंटरनल अफेयर्स में और फोर्सबली उनकी अपनी फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मॉकिंगली पूछा कि क्या वो निंग युआनशिन ये पैसे बोरो नहीं कर सकते थे, पर क्राउन प्रिंस निंग यी किसी तरह कर सकता था। किंग के सीने से एक डार्क बूमिंग लाफ निकल पड़ी। उन्होंने फियर्सली शू बटाओ को घूरा, पूछा कि क्या उसे वाकई लगता है कि हिडन युआन सोसाइटी के बिना वो ये फंड्स बिल्कुल रेज नहीं कर सकते, और चैलेंज किया कि क्या उसे लगता है कि वो उनकी सोसाइटी के बिना जी नहीं सकते। शू बटाओ की आंखें कठोर हो गईं जब उसने रिप्लाई दिया कि इस बूढ़े आदमी की ऐसी हिम्मत नहीं है। फिर उसने रूथलेसली किंग की प्राइड को तोड़ दिया, अपने मन में उन्हें डायरेक्टली निंग युआनशिन कहकर एड्रेस करते हुए, और पूछा कि क्या उन्हें अंदाजा भी है कि वो ऑलरेडी उनके कितने कर्जदार हैं, असर्ट करते हुए कि वो लोग ये बात बहुत क्लियरली जानते हैं। उसने ओपनली मोनाक को इंसल्ट किया, उन्हें पूरे रेल्म को बर्बाद करने वाला स्क्वांडरर बुलाया और पॉइंट आउट किया कि ट्रेजरी मेजर की हर लिमिट क्रॉस करके मैसिव डेफिसिट में डूबी हुई है। उसने जख्म पर नमक छिड़कते हुए किंग की उन 80,000 असेंबल्ड ट्रूप्स का जिक्र किया जो डेस्परेटली मिलिट्री फंड्स का वेट कर रही थीं, जिस वजह से उनका हर सिंगल डे हाईली अर्जेंट बन गया था। उसने कोल्डली स्टेट किया कि दूसरे लोग भले ही किंग के पावरफुल फसाड से इजीली धोखा खा जाएं, पर उनकी हिडन युआन सोसाइटी एब्सोल्युटली नहीं खाएगी। उसने एरोगेंटली पूछा कि उनके अलावा और कौन ऐसी इमेंस सम एक ही बार में प्रोवाइड कर सकता है, नोट करते हुए कि वेल्दी हेवनली डाउ सोसाइटी भी ऐसा नहीं कर सकती। उसने उस एंडलेस ट्रैप को एक्सपोज किया, रिवील करते हुए कि ये इसलिए है क्योंकि आगे इनेविटेबली एक सेकंड बैच और थर्ड बैच भी होगा। उसने निंग युआंगशिन को वेट करने की डिमांड की, डिक्लेयर करते हुए कि ये सिर्फ उनकी पहली कंडीशन थी। उसने एक हॉरिफाइंग फ्यूचर आउटलाइन किया, स्टेट करते हुए कि अगली उनकी सेकंड कंडीशन होगी, रूथलेसली शेन लैंग को ग्लास मिरर्स का प्राइसलेस सीक्रेट हैंड ओवर करने के लिए फोर्स करना। इसके बाद एक थर्ड कंडीशन आएगी और ये सिलसिला बिना किसी अंत के चलता रहेगा। उसने एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी के साथ डिक्लेयर किया कि वो उनसे जो चाहे डिमांड कर सकते हैं। किंग डिफायंस में एक क्रेज्ड हंसी हंसने लगे। वो वाइल्डली एग्री करते हुए चिल्लाए यस, और ताने में एक क्रूड प्रोवर्ब वापस फेंका, पूछते हुए कि क्या बुचर झांग के बिना उन्हें अब बालों वाला कच्चा मीट खाना पड़ेगा।
इस एक्सप्लोसिव कॉन्फ्रंटेशन के बाद हिडन युआन सोसाइटी के एल्डर शू बोटाओ को फोर्सफुली ग्रैंड पैलेस से निकाल दिया गया। एग्जॉस्टेड किंग कुर्सी पर गिर पड़े और ली सन को ऑर्डर दिया कि जल्दी जाकर शेनलैंग से पूछे कि उसने जो आधे महीने में मिराक्युलसली 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स अर्न करने वाली बात पहले कही थी, क्या वो सच में सच थी। लेकिन किंग ने अगले ही पल अपना हाथ हिला दिया, यूनक को ये भूल जाने और ना जाने को कहा, रिजॉल्व करते हुए कि वो इसका सोल्यूशन एंटायरली खुद सोच लेंगे। उन्होंने साई किया, स्टेट करते हुए कि उन्हें एब्सोल्युटली हर एक बात के लिए शेनलैंग को ट्रबल नहीं करना चाहिए, वो उसके लिए चीजें ओवरली हार्ड नहीं बनाना चाहते थे। एक डिस्ट्रैक्शन की जरूरत फील करते हुए किंग एक नई और बिजार एनर्जी के साथ खड़े हुए अपने एंटोराज को कमांड दिया कि वो आएं और सीधा प्राइम मिनिस्टर जू के रेजिडेंस चलें। वो पहले कुछ और करना चाहते थे। उन्होंने बोल्डली डिक्लेयर किया कि आज वो अपनी रॉयल प्राइड को साइड में रख देंगे और ओपनली उस प्रेस्टिजियस जू फैमिली से सीधे उस सिंपल जिन मुकांग के लिए मैरिज प्रपोज करेंगे। वही दूसरी तरफ क्वाइट जू रेजिडेंस में प्राइम मिनिस्टर जू होंगजू अपने डेस्क पर झुके हुए थे, सॉफ्टली अपनी ग्रैंड डॉटर से पूछ रहे थे कि वो अपने ग्रैंडफादर को बताए कि वो कैसा पार्टनर ढूंढना चाहती है। उन्होंने इशू प्रेस किया, लड़की को रिमाइंड करवाते हुए कि आने वाले नए साल के बाद वो 20 की हो जाएगी, इंसिस्ट करते हुए कि उसे एब्सोल्युटली एक पार्टनर ढूंढना ही होगा। उन्होंने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, जूनिंग की अटेंशन डिमांड करते हुए कहा कि उसके ग्रैंडफादर उससे बात कर रहे हैं। जूनिंग ने सॉफ्टली अपना सिर हिलाया। उसने ओल्ड मैन की तरफ देखा और क्वाइटली अपने ग्रैंडफादर से इंसिस्ट करती रही कि वो वाकई में ट्राई कर रही थी। जू ने डाउट में एक आईब्राउ उठाई, सार्कास्टिकली पूछते हुए कि क्या वो सारे होपफुल सूटर्स को अग्रेसिवली भगाकर ट्राई कर रही थी। इससे पहले कि ये आर्ग्यूमेंट आगे और बढ़ती, एक सर्वेंट शेयर पैनिक की स्टेट में दौड़ते हुए रूम में आया और लाउडली मास्टर को अनाउंस किया कि हिज मैजेस्टी अचानक उनके घर पधारे हैं। हॉल्स में केओटिक शाउटिंग गूंज रही थी। सॉवरेन डिमांड कर रहा था, मत चिल्लाओ, फिर भी तुम चिल्ला रहे हो। शोर अचानक से बंद हो गया जब प्राइम मिनिस्टर जू होंगजू ने रिस्पेक्टफुली बो किया और हिज मैजेस्टी को ग्रीट किया। निंग युआनशन उनके सामने खड़े थे। उस जेस्चर को रिटर्न करते हुए उन्हें फादर प्राइम मिनिस्टर कहकर ग्रीट किया। जू होंगजू ने एक हैवी साई ली, नोट करते हुए कि हर सिंगल टाइम जब भी किंग उन्हें फादर प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं तो वो कभी भी हिज मैजेस्टी की एक सिंपल ग्रीटिंग नहीं होती। निंग युआनशियन ने जल्दी से कंफर्म किया, डिक्लेयर करते हुए कि ये वाकई एक अच्छी बात है। अपने हाथ के एक वेव के साथ होंगजू ने कमांड दिया कि बाकी सब तुरंत चले जाएं। जैसे ही वो अकेले हुए, जू होंगजू ने कॉशियसली एक सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा, मेंशन करते हुए कि उन्होंने सुना है हिज मैजेस्टी का हिडन युआन सोसाइटी से उधार लेने का अटेम्प्ट स्मूथली नहीं गया। निंग युआनशन ने उस इंसल्ट को कंफर्म किया, एक्सप्लेन करते हुए कि शू बोटाओ ने ब्लेटेंटली डिमांड की है कि टर्म्स को नेगोशिएट क्राउन प्रिंस निंग यी को करना चाहिए। किंग की आंखें नैरो हो गईं जब उन्होंने फादर प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि वो इसका क्या मतलब निकालते हैं। जू होंगजू ने बातों को बिल्कुल भी नहीं घुमाया और फर्मली स्टेट किया कि ये क्लियरली किंग और उनके बेटे के बीच दरार डालने का एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था। लेकिन निंग युआनशन ने अब्रप्टली इस बात को हवा में उड़ा दिया, डिसाइड करते हुए कि इसे भूल जाओ और इस इश्यू पर बात मत करो। वो आगे झुके और रिवील किया कि आज वो यहां फादर प्राइम मिनिस्टर के पास कंप्लीटली किसी और मैटर के लिए आए हैं। निंग युआनशन की आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी जब उन्होंने उस ब्रैड शेनलैंग के बारे में कंप्लेन करना शुरू किया, गुस्से में बोलते हुए कि उसकी रिडिकुलस डिमांड्स ने उन्हें एक मिजरेबल स्पॉट में डाल दिया है। उन्होंने अपनी रिजॉल्व को स्ट्रांग किया, स्टेट करते हुए कि उनके अंदर इस ह्यूमिलिएशन को सहने की एबिलिटी जरूर है, और बड़बड़ाते हुए कहा कि इज्जत जाना बस इज्जत जाना ही होता है। बात को घुमाते हुए किंग ने जूनिंग का जिक्र किया, नोट करते हुए कि वो लगभग 20 की हो चुकी है। जू होंगजू ने सिर हिलाया, कंफर्म करते हुए कि सच में नए साल के बाद वो 20 की हो जाएगी। निंग युआनशन ने और डीपली प्रोब किया, पूछते हुए कि क्या करंटली उसके लिए कोई सूटेबल सूटर है या फिर फादर प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में स्पेसिफिकली किसी का नाम है। ओल्ड मिनिस्टर ने अपना सिर हिलाया, लमेंट करते हुए कि उनकी खुद की पसंद यूजलेस थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहले उस लड़की को अग्री करना होगा और उस हर्डल को इजीली क्रॉस नहीं किया जा सकता। नर्वसली अपना गला साफ करते हुए निंग युआनशन ने कन्फेस किया कि हाँ, उनके दिमाग में जरूर कोई है। इंट्रीग्ड होकर जू होंगजू ने हिज मैजेस्टी को आगे बोलने का इशारा किया। किंग ने अचानक से बॉम्ब फोड़ा, मार्की ऑफ श्वानवू के हेयर जिन मुकोंग को प्रपोज करते हुए उसके नोबल बर्थ और प्योर कैरेक्टर की हेविली तारीफ की। सुनते ही जू होंगजू के फोरहेड पर अचानक से पसीने की बूंदें चमक आईं। उनका जबड़ा गिर गया जब उन्होंने हकलाते हुए जिन मुकोंग का नाम लिया। थोड़ा रिकवर होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने अग्री किया कि बच्चा जिन मुकोंग वाकई काफी ऑनेस्ट था। इस ओपनिंग का फायदा उठाते हुए निंग युआनशन ने क्विकली सजेस्ट किया कि क्यों ना उन दोनों बच्चों को मिलवाया जाए। खुद को कॉर्नर्ड फील करते हुए जू होंगजू ने आहें भरी और अग्री कर लिया, कहा कि ठीक है, और प्रॉमिस किया कि वो एक दिन निकालेंगे जब वो दोनों एक दूसरे से मिल सकें और जान सकें। जैसे ही ये वर्ड्स उनके मुंह से निकले, निंग युआनशन को एम्बैरेसमेंट की एक ओवरवेलमिंग वेव फील हुई। वहां ज्यादा देर रुकने में काफी अशेम्ड फील करते हुए उन्होंने जल्दी से लीव ली। वहां से जल्दी से निकलते हुए किंग ने इंटरनली कर्स किया, शेनलैंग को ब्लेम किया और रोने वाली हालत में बोले कि उन्होंने उसके चक्कर में अपनी आधी जिंदगी की सारी इज्जत गंवा दी है। कुछ ही देर बाद होंगजू ने यह शॉकिंग न्यूज अपनी ग्रैंड डॉटर को डिलीवर की। उसे बताया कि हिज मैजेस्टी ने फॉर्मली उसके लिए एक सूटर इंट्रोड्यूस किया है। जब जूनिंग ने पूछा कि वो कौन है तो उन्होंने रिलक्टेंटली रिवील किया कि वो मार्की ऑफ श्वानवू का हेयर जिन मुकोंग था। जूनिंग की आंखें शेयर डिसबिलीफ में चौड़ी हो गईं और उसके साथ खड़े ये बंदा कौन है? भाई पहली बार देख रहा हूं, मे भी उसका ब्रदर होगा, चलो उसको ब्रदर बुलाते हैं। ब्रदर ने ओपनली क्वेश्चन किया कि क्या किंग पागल हो गए हैं। उसने फ्यूरियसली पॉइंट आउट किया कि ये तो इंपीरियल एकेडमी का वो नोटोरियस एकेडमिक फेलियर था, वही जिसने पिछले साल ही एक मैसिव स्कैंडल क्रिएट किया था। उसने बिटरली स्कॉफ किया,
और डिक्लेयर किया कि जिन मुकोंग तो उसकी अपनी एल्डर सिस्टर की आधी उंगली के लायक भी नहीं है। ये सच में ब्रदर ही था। जू होंगजू ने उसे शांत करने की कोशिश की, सॉफ्टली अपनी डियर ग्रैंडडॉटर से कहा कि क्योंकि हिज मैजेस्टी ने खुद बात चलाई है तो उसे एटलीस्ट उससे एक बार मिलना चाहिए। उनके सरप्राइज के लिए जूनिंग का एक्सप्रेशन एक कोल्ड कैलकुलेटिंग स्मर्क में बदल गया और उसने अग्री कर लिया। उसने स्टेट किया कि ठीक है, क्लेम करते हुए कि उसे एक्चुअली ब्लाइंड डेट्स बहुत पसंद है। जू होंगजू को अपनी स्पाइन में एक चिल रन फील हुई। ब्रदर ने इंटरनली ग्रोन करते हुए रियलाइज किया कि उसे ब्लाइंड डेट्स इसलिए पसंद थी क्योंकि उसे मर्दों को अपनी इंटेलिजेंस और टैलेंट से बुरी तरह क्रश करने का फीलिंग बहुत पसंद था। इस बीच मार्की की रेजिडेंस के बिल्कुल डीपली अंदर शेन लैंग कंप्लीटली फोकस था और उस डिम बेसमेंट में कंटिन्यूअसली कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कमांड किया कि कोई उसे एक आइटम पकड़ाए जो आई थिंक फूड है। पास ही में स्वॉर्ड किंग की वाइफ क्यूशी रेस्ट कर रही थी। वो पिछले करीब आधे साल से एक ब्रूटल पॉइजनिंग से रिकवर हो रही थी और उसकी बॉडी अब धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ वापस पा रही थी। शेन लैंग जेंटली आगे आया और उससे कहा, आंच खाने का वक्त हो गया है। अपनी फिजिकल रिकवरी के बावजूद क्यूशी के इनर वुंड्स अभी भी रॉ थे। जब भी कोई बेसमेंट में एंटर करता वो इंस्टिंक्टिवली लैंप बुझाने के लिए स्क्रैम्बल करती, अपने स्कार्ड स्टेट में देखे जाने के डर से। शेन लैंग उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज में जेन्युइन अपॉलॉजी थी जब उसने अपनी आंट से माफी मांगी, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने स्वॉर्ड किंग सीनियर को एक बार फिर से एरेंड्स पर बाहर भेज दिया था। क्यूशी ने हाथ हिलाकर इस बात को टाल दिया, उसे अश्योर करते हुए कि ये फाइन है, और नोट किया कि उसका हस्बैंड बिल से एक फार्मर था। बिना एरेंड्स के वो सिंपली रेस्टलेस फील करता था। उसकी स्पिरिट्स को लिफ्ट करने की कोशिश में शेन लैंग ने ऑफर दिया कि अगर वो बहुत बोर हो रही थी तो कल वो बेबी को नीचे ले आएगा, प्रॉमिस करते हुए कि उसमें बहुत मजा आएगा। ये एक वेल नोन ट्रेजेडी थी कि क्यूशी को हमेशा से बच्चे चाहिए थे पर वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुई और इवेंचुअली उसने एक फॉस्टर डॉटर को अडॉप्ट किया जिसने क्रूअली उसे बिट्रे कर दिया। ये ऑब्वियस था कि उसे बच्चों से सच में डीपली प्यार था। फिर भी उसने जल्दी से मना कर दिया, उससे कहते हुए कि बच्चे को डराओ मत। उसने इंसिस्ट किया कि वो तब तक वेट करेगी जब तक कि उसका लुक्स वापस ना आ जाए और सिर्फ तभी वो उस चाइल्ड को होल्ड करेगी, और प्राउडली ऐड किया कि उसके मार्शल स्किल्स भी डिसेंट हैं। उसने प्रॉमिस किया कि तब वो उसकी टास्क्स में हेल्प करेगी। शेन लैंग ने वार्मली रिप्लाई किया, पूछते हुए कि वो ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है, इंसिस्ट करते हुए कि अभी इसका वक्त नहीं आया है। क्यूशी ने ड्राइली चकल किया, पूछते हुए कि इसमें हिम्मत की क्या बात है, स्टेट करते हुए कि उन जैसे मार्शल फोक उतने कीमती नहीं होते। उसकी टोन अचानक से एक्साइटमेंट में शिफ्ट हो गई जब उसने पूछा कि क्या बैटल थ्रू द हेवंस पार्ट 4 फिनिश हो चुका है। शेन लैंग ने जवाब दिया, नॉट येट। उसने ईगली डिमांड की कि वो फैटी को इसे लिखने में जल्दी करने को कहे, कन्फेस करते हुए कि आजकल वो प्रैक्टिकली सिर्फ उस बुक के सहारे ही जी रही थी। वापस कैपिटल के अपर एशेलॉन्स में जूनिंग की जिन मुकोंग के साथ अरेंज हुई इस मीटिंग की स्कैंडलस न्यूज इनक्रेडिबली तेजी से फैल गई। क्वीन ये सुनकर एब्सोल्युटली फ्यूरियस थी। उसने गुस्से में रेज करते हुए कहा कि कैपिटल की नंबर 1 टैलेंटेड वुमन के रूप में क्वीन जू ब्यूटीफुल और गिफ्टेड है, क्वेश्चन करते हुए कि आखिर उसे जिन मुकोंग जैसे इंसान से क्यों मिलना चाहिए। उसने किंग को कन्फ्रंट किया, डिमांड करते हुए कि क्या हिज मैजेस्टी इंटेंशनली उनकी जू फैमिली को ह्यूमिलिएट करना चाहते थे। महल की रिलेंटलेस गॉसिप्स ने इस ह्यूमिलिएटिंग स्टोरी को पूरे कैपिटल में फैला दिया, जिसने एक बार फिर सक्सेसफुली सबको शॉक कर दिया। आम लोगों ने इस सिचुएशन का एंडलेसली मजाक उड़ाया। जिन मुकोंग को एक यूजलेस फूल बुलाया जो कैपिटल की नंबर 1 टैलेंटेड वुमन जूनिंग से शादी करना चाहता था। हंसते हुए बोले कि ये तो वही बात हुई जैसे एक मेंढक हंस का मीट खाने की लालसा रखता हो और कंप्लीटली ख्याली पुलाव पका रहा हो। उन्होंने गॉसिप की कि हिज मैजेस्टी, जो अभी हाल ही में इतने ऑ इंस्पायरिंग थे, अब ऐसी रिडिकुलस मैच अरेंज करने के चक्कर में वापस कंप्लीटली अनरिलायबल बन गए हैं। क्रूअल शर्तें लगने लगीं क्योंकि मैसेस स्नियर कर रही थी कि जिन मुकोंग, जो एक कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट वोस्ट्रल था, शोली इंटेलेक्चुअली बुरी तरह क्रश होगा, डिस्पेयर में डूबेगा और आगे से कभी लड़कियों को नापसंद करने की कसम खाएगा। इस मैच को अरेंज करने के बाद बने उस सोशल स्टॉर्म को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए निंग यांगशन वापस अपने मिलिट्री फंड्स की डेस्परेट कमी को लेकर सिवियरली फ्रेट होने लगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को घूरा। मैसिव 80,000 ट्रूप्स सक्सेसफुली असेंबल हो चुकी थीं, पर पावरफुल हिडन युआन सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज का एक सिंगल साइन भी नहीं दिखा रही थी। उनकी स्टबन डिक्लेरेशन किंग के माइंड में गूंज रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ क्राउन प्रिंस के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट करेंगे, ऑलमोस्ट ओपनली ये डिक्लेयर करके कि इस मैसिव लोन को सिर्फ क्राउन प्रिंस नेगोशिएट करे। वो डेडली सक्सेशन स्ट्रगल, जो कभी क्वाइटली चल रही थी, अब अचानक डेंजरसली फिर से फ्लेयर अप होने के लिए रेडी लग रही थी। इस बीच अपने खुद के उस मिस्टीरियस प्लान के कई सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद शेन लैंग ने कॉन्फिडेंटली और फॉर्मली रॉयल पैलेस में एंटर किया, डायरेक्टली किंग के साथ 1 मिलियन मिलिट्री फंड्स एक्वायर करने के इस क्रिटिकल मैटर पर डीपली डिस्कस करने के लिए रेडी था। ब्यूटीफुल फेंगी पवेलियन में जिन मुकोंग की वो हाईली एंटिसिपेटेड अरेंज्ड मीटिंग ऑफिशियली शुरू होने वाली थी। जिन मुकोंग शेयर पैनिक में कांप रहा था, अपना पेट पकड़े हुए था और वाइन कर रहा था कि उसके पेट में अजीब सी हलचल हो रही है और उसे सच में पॉटी आई है। वो डेस्परेटली खुद को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, प्रॉमिस करते हुए कि एक बार बस ये एब्सोल्यूट नाइटमेयर खत्म हो जाए तो वो सीधा घर जाकर सो जाएगा और कंप्लीटली ऐसा प्रिटेंड करेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी इनसिक्योरिटीज वाइल्डली भड़क रही थी जब वो क्वेश्चन कर रहा था कि भला उस जैसा इंसान कभी जूनिंग से कैसे शादी कर सकता है। रोते हुए बोला कि वो कभी इस लायक बन ही नहीं सकता। तभी एलिगेंट फुटस्टेप्स की आवाज गूंज उठी और उसकी आंखें उस पर लॉक हो गईं। वो इंस्टेंटली मेस्मराइज हो गया, कंफर्म करते हुए कि ये डेफिनेटली जूनिंग ही थी और मार्वल करते हुए कि वो कितनी ब्यूटीफुल गर्ल थी। उसने नोट किया कि वो एग्जैक्टली उन फ्लॉलेस हीरोइंस की तरह दिख रही थी जिनकी वो अपने रोमांस नॉवेल्स में इमेजिन करता था।
अपनी नॉन एग्जिस्टेंट करेज को गैदर करते हुए उसने डिसाइड किया कि उसे एब्सोल्युटली उसे ग्रीट करना चाहिए। लेकिन ठीक उसी पल डिजास्टर आ गई। फिफ्थ, हॉरर के मारे जिन वुकोंग का चेहरा पेल पड़ गया जब उसे रियलाइज हुआ कि वो कंप्लीटली भूल ही गया था कि उसका पेट हेविली अपसेट था। वो वहीं मॉर्टिफिकेशन में फ्रोजन खड़ा रहा। एक लॉन्ग एगनाइजिंग वक्त के बाद आखिरकार वो फाउल स्मेल डिस्पर्स्ड। उसने लिटरली रिलीफ की एक साइलेंट साई ली, अपने लकी स्टार्स को थैंक यू कहा कि वो एब्सोल्यूट डिस्गस्ट में वहां से स्टॉर्म ऑफ करके नहीं चली गई। जूनिंग परफेक्टली कंपोज्ड खड़ी थी और उसकी निगाहें उसके आर पार देख रही थीं। उसने कोल्डली अपने रूल्स ले डाउन किए, स्टेट करते हुए कि उनकी मीटिंग सिंपल थी। अगर वो 3 सवालों का करेक्टली जवाब देता तो वो इसे कंटिन्यू करने का ट्राई कर सकते हैं। हालांकि उसने एक लीथल कैवियट ऐड किया, अगर उसने एक भी आंसर गलत दिया तो मीटिंग इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। जिन वुकोंग ने जोर से थूक निगला और रैपिडली अपना सिर हिलाया। जूनिंग ने उसे केयरफुली सुनने का कमांड दिया और अपनी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट की। जिन वुकोंग के दिमाग में पैनिक छा गया। इंटरनली रोते हुए सोचा कि वो इतना अनलर्नड है, वो श्योरली उसकी किसी भी इम्पॉसिबल रिडल का जवाब नहीं दे सकता। जूनिंग के लिप्स पर हल्की सी मुस्कान आई जब उसने सवाल पूछा। क्योंकि उसने अभी फार्ट किया था तो उसका पहला सवाल यह था कि कुछ फार्ट स्मेली क्यों होते हैं और बाकी क्यों नहीं। जिन वुकोंग का जबड़ा प्रैक्टिकली जमीन को छू गया। वो बेविल्डरमेंट में देखता ही रह गया, इंटरनली स्क्रीम करते हुए कि ये कैपिटल की नंबर 1 टैलेंटेड वुमन का ग्रैंड डेटिंग क्वेश्चन था और कंप्लीटली बैफल्ड था कि ये कितना इनक्रेडिबली अनयूजुअल था। उसके स्टंट साइलेंस को नोट करते हुए जूनिंग ने शार्पली पूछा कि क्या वो जवाब नहीं दे सकता, थ्रेटन करते हुए कि अगर नहीं तो वो वहां से चली जाएगी और ये मीटिंग ऑफिशियली ओवर हो जाएगी। रियलिटी में वापस आते हुए जिन वुकोंग ने फ्रैंटिकली जल्दी से बोल दिया कि उसे जवाब मालूम है। उसने क्विकली एक्सप्लेन किया कि ज्यादातर फार्ट्स एक्चुअली स्मेली नहीं होते हैं, लेकिन अगर तुम कुछ स्पेशल फूड्स खाओ या जब तुम्हें अर्जेंटली डेफिकेट करने की जरूरत हो तो वो स्मेली बन सकते हैं। उसने कॉन्फिडेंटली एलैबोरेट किया कि वो टेरेबल स्मेल डायरेक्टली बॉडी के अंदर उन स्पेशल गैसेस से आती है, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का नाम लेते हुए। बिजार कॉन्फिडेंस की एक वेव पर सवार होकर उसने आगे ऐड किया कि फैक्ट ये है कि फार्ट्स एक्चुअली हाईली फ्लैमेबल गैसेस होते हैं और अगर उन्हें इनफ अमाउंट में रिलीज किया जाए तो ओपन फायर से इजीली आग लग सकती है। जूनिंग का सुपीरियरिटी का मास्क कंप्लीटली शैटर हो गया। वो प्रोफाउंड शॉक में उसकी तरफ कंटिन्यूअसली घूरे ही जा रही थी। उसका दिमाग रेस कर रहा था, ये सोचते हुए कि आखिर इसे ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स कैसे मालूम हो सकती हैं। उसने मेंटली नोट किया कि उसने इसके बारे में ओनली कुछ इनक्रेडिबली ऑब्स्क्योर एंशिएंट बुक से थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिर भी ये माना जाना फूल इतने प्रोफेशनली आंसर्स दे रहा था। उससे बेखबर जिन वुकोंग अपने फोरहेड से पसीना पोंछ रहा था और साइलेंटली अपने लकी स्टार्स को थैंक कर रहा था। उसे याद आया कि उसने कंप्लीटली एग्जैक्टली ये फैक्ट अपने ब्रिलियंट ब्रदर इन लॉ से सुना था। उसने फॉन्डली उन दोनों बच्चों U60 और UKK को याद किया जो हमेशा रैंडम क्वेश्चंस पूछते रहते थे, ये रीजन देते हुए कि अगर उनका होना ना होता तो आखिर उसे ऐसी रैंडम नॉलेज कैसे मिल पाती। उसने अफेक्शनेटली उन दोनों बच्चों को 100,000 वाइस का नाम दे दिया। अपने कंपोजर को वापस रिगेन करते हुए जूनिंग ने फॉर्मली अनाउंस किया कि उसने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पास कर लिया है। उसने बिल्कुल भी वक्त वेस्ट नहीं किया और डिक्लेयर किया कि वो इमीडिएटली सेकंड क्वेश्चन पूछेगी। उसने ऊपर देखा और पूछा कि रात में हमें जो स्टार्स दिखते हैं वो ट्रूली आखिर क्या होते हैं। जिन वुकोंग के चेहरे पर एक स्मग ग्रिन फैल गई। वो जानता था कि ये क्वेश्चन दूसरों के लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो सकता था, जो लाइकली उन्हें किसी मिस्टिकल नॉनसेंस के डीप में ले जा सकता था, लेकिन उसके लिए ये एब्सोल्युटली भी हार्ड नहीं था। उसने बोल्डली आंसर दिया कि ये हेविली 2 स्पेसिफिक केसेस पर डिपेंड करता है। उसने स्मूथली लेक्चर दिया, स्टेट करते हुए कि कुछ स्टार्स स्पेसिफिकली लार्ज और ब्राइट होते हैं और वो एक्चुअली नियर बाय प्लैनेट्स होते हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर उसने प्राउडली अपनी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का क्लाइमैक्स डिलीवर किया, डिक्लेयर करते हुए कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टार्स एक्चुअली खुद सन्स होते हैं, बस वो बहुत दूर लोकेटेड होते हैं, इसलिए वो आंखों को सिर्फ लाइट के टाइनी पॉइंट्स की तरह दिखते हैं। जूनिंग की आंखें हल्की सी फटी रह गईं। वो जिन वुकोंग के इस अनएक्सपेक्टेड आंसर से क्लियरली बहुत इंप्रेस थी। उसने फैटी को कन्फेस किया कि वो अक्सर इन यंग टैलेंट्स को स्ट्रिक्टली टेस्ट करने के लिए यही स्पेसिफिक क्वेश्चन यूज करती थी जो एरोगेंटली उसे कोट करने आते थे, लेकिन आज तक एब्सोल्युटली किसी एक ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया था। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए वो आगे की तरफ झुकी और उसने अपना तीसरा और आखिरी क्वेश्चन प्रेजेंट किया, फर्मली पूछते हुए कि उसका अल्टीमेट आइडियल क्या है। जिन वुकोंग ने अपनी पलकें झपकाईं, उस भारी वर्ड को प्रोसेस किया और नर्वसली क्लैरिफाई करने को कहा कि क्या उसका मतलब उस चीज से है जो वो अपने दिल की गहराइयों से सबसे ज्यादा करना चाहता है। जब जूनिंग ने कंफर्म करने के लिए अपना सिर हिलाया तो फैटी के गोल-मटोल चेहरे पर प्योर अनअडल्टरेटेड एंथुसियाज्म की एक चमक आ गई। उसने पैशनेटली डिक्लेयर किया कि उसका ग्रैंड आइडियल बुक्स लिखना और एक सुपर मास्टर बनना है। उसने एक ग्लोरियस फ्यूचर इमेजिन करते हुए प्राउडली स्टेट किया कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी लोग होंगे वो सब ईगली उसकी किताबें पढ़ेंगे। जूनिंग कंप्लीटली इंप्रेस्ड और ऑ में थी फैटी के आंसर से स्पार्कल करने लगी। जूनिंग उसे घूरती रही। उसका हाईली इंटेलिजेंट माइंड शांति से तेजी से चलने लगा जब वो हेविली उसे दूसरे लड़कों से कंपेयर करने लगी। उसने साइलेंटली रिफ्लेक्ट किया कि पिछले सभी प्रेस्टीजियस सूटर्स ने उसे हॉटली यही कहा था कि वो बस पावरफुल मार्किसेस और प्राइम मिनिस्टर्स की तरह इनोबल होना चाहते थे। वो डेस्परेटली उसके इन्फ्लुएंशियल ग्रैंडफादर की तरह बनना चाहते थे। उन सब ने सेल्फिशली यही होप किया था कि वो उनकी परफेक्टली ओबीडियंट वाइफ बनेगी जो टीडियस सोशल अफेयर्स को एफिशिएंटली हैंडल करने में उनकी मदद करेगी, और उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अपनी लाइफ में सच में बस खाना खाना चाहती थी और लेजिली अपनी मौत का वेट करना चाहती थी। उसके ऊपर एक जेन्युइन रियलाइजेशन की हल्की सी फीलिंग छा गई जब उसने नोट किया कि जिन वुकोंग के सीमिंगली फूलिश थॉट्स एक्चुअली में उसके थॉट्स के बहुत करीब थे।
वो हैप्पीली घर पर बैठकर किताबें लिखना चाहता था, जबकि वो डीपली घर पर बैठकर उन्हें पढ़ना चाहती थी, जो एक्चुअली उन दोनों को एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल मैच बनाता था। अपने एलिगेंट पोस्चर को थोड़ा चेंज करते हुए झूनिंग नीचे झुकी जब फैटी ने सॉफ्टली उससे कहा कि बाय द वे उसके पास उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। उसने टेबल के ऊपर से एक छोटा सा वुडन बॉक्स सरकाकर उसकी तरफ किया और उसे खोला, जिसके अंदर एक स्लीक मेटल रिम्ड राउंड ग्लासेस रखा था। उसने रैशनली अपनी इस ब्रिलियंट डिडक्शन को एक्सप्लेन किया और नोट किया कि क्योंकि वो रोजाना बिना छूटे ऑब्सेसिवली पढ़ती है और यहां तक कि लेट रात को डिम लैंप लाइट में भी पढ़ती है, तो उसकी आंखें श्योरली हाईली नियर साइटेड हो चुकी होंगी। उसने जेंटली पूछा कि क्या उसे यूजुअली क्लियरली देखने में भारी प्रॉब्लम होती है। झूनिंग शेयर अमेजमेंट में हांफने लगी जब उसने ध्यान से उस बॉक्स में से ग्लासेस उठाए। उसने ईगली उसकी शार्प सस्पिशन को कंफर्म किया और ब्लंटली एडमिट किया कि जब वो अभी थोड़ी देर पहले अंदर आई थी तो वो बस इतना ही देख पाई था कि वो मोटा है। उसने ऑनेस्टली कन्फेस किया कि वो उसके बाकी के डेलिकेट फीचर्स को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। जैसे ही उसने लेंसेज को अपनी आंखों पर पहना, ब्लरी दुनिया इंस्टेंटली ब्रेथ टेकिंग फोकस में क्लियर हो गई। वो हैरानी से आउटलाउड बोल पड़ा कि अब एब्सोल्युटली सब कुछ कितना इनक्रेडिबली क्लियर लग रहा था। उसकी नई फोकस निगाहें जिन मुकोंग के नॉर्मल से फेस पर पड़ी और उसका जबड़ा प्रैक्टिकली जमीन पर गिर गया जब उसने कंप्लीटली स्टन्ड होकर कहा, तो तुम ऐसे दिखते हो। जिन मुकोंग अपने इस ऑ से रिकवर करते हुए वो एब्सोल्यूट प्राइड के साथ मुस्कुराया और जल्दी से रिवील किया कि उसके जीनियस ब्रदर इन लॉ ने ये उसके लिए कस्टम मेक किए हैं। जुनिंग ने जेन्युइन अप्रिशिएशन के साथ मर्मर किया कि ये सच में अमेजिंग है। टेबल पर प्राउडली रखी हुई बैटल थ्रू द हेवंस की थिक कॉपीज की तरफ देखते हुए उसने क्यूरियसली पूछा कि क्या ये इनक्रेडिबली पॉपुलर बुक्स भी उसने और उसके ब्रदर इन लॉ ने लिखी हैं। जिन मुकोंग ने अपना सिर खुजलाया। अपनी प्योर ऑनेस्टी बरकरार रखते हुए उसने एडमिट किया कि एक्चुअली उसके ब्रदर इन लॉ ने उन्हें लिखा है और उसने बस उन वर्ड्स को कॉपी डाउन किया है। हालांकि उसने अपना सीना चौड़ा किया और प्राउडली डिक्लेयर किया कि एक बार जब वो 30 और लॉन्ग नॉवेल्स पढ़ लेगा तो वो ऑफिशियली खुद से अकेले लिखना शुरू कर देगा। पहले का वो लाइट एटमॉस्फेयर अचानक भारी हो गया जब जूनिंग ने कामली पूछा कि क्या वो एग्जैक्टली जानता है कि शेन लैंग ने उनकी ये मीटिंग पहली फुर्सत में अरेंज क्यों करवाई थी। जिन मुकोंग उसकी पियर्सिंग गेज के अंडर नर्वसली थोड़ा हिला और हकलाते हुए बोला कि उसे बस लगा था कि उसने बहुत सारे हैंडसम लड़के देख लिए हैं, इसलिए अब उसे लुक से फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ इंटरेस्टिंग सोल्स को प्रायोरिटाइज करती है। जूनिंग ने एक फेंट लगभग पिटीइंग स्माइल दी और सॉफ्टली फैटी से कहा कि वो स्टूपिड नहीं है। उसने एफर्टलेसली उस हार्श पॉलिटिकल रियलिटी को उसके सामने रख दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि शेन लैंग डेस्परेटली उसके पावरफुल ग्रैंडफादर को परफेक्टली ये दिखाना चाहता था कि आंख बंद करके सिर्फ क्राउन प्रिंस निंगवी से चिपके रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसने कोल्ड लॉजिक के साथ एलैबोरेट किया कि एक बार जब प्रिंस निंगजेंग सच में पावर में आएगा तो इन्फ्लुएंशियल झू फैमिली अभी भी एफर्टलेसली पूरे नेशन के स्कॉलर्स को लीड कर सकती है। उसने एक सॉफ्ट साय भरी और ओपनली एडमिट किया कि वो पॉलिटिकल मैरिजेस से डीपली नफरत करती है, लेकिन वो ट्रूली अकेले बूढ़ा होकर मिजरेबली मरना भी नहीं चाहती। ये फैक्चुअली नोट करते हुए कि उसके उन सभी ढेरों सूटर्स में से एब्सोल्युटली वही अकेला था जिसने उसके तीनों रिगरस क्वेश्चंस को सक्सेसफुली पास किया था। उसकी शार्प आंखें अचानक रिग्रेट की एक बहुत जेन्युइन ग्लिंट के साथ सॉफ्ट हो गईं। उसने उसके पहले बोले गए रोमांटिक सेंटिमेंट को एको किया, कन्फेस करते हुए कि वो भी ट्रूली यही सोचती थी कि उसने बहुत सारे हैंडसम आदमी देख लिए हैं और जेन्युइनली उसे अब लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ इंटरेस्टिंग सोल्स ढूंढ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अब उसे क्लियरली देखा, एक ब्रूटली ऑनेस्ट और डेविस्टेटिंग ट्रूथ उसके होठों से फिसल गया। उसने एडमिट किया कि उसे रियलाइज हो गया है कि उसे अभी भी एब्सोल्युटली लुक से फर्क पड़ता है और उसने एक फाइनल क्रशिंग स्टेटमेंट दी, आई एम सॉरी। जिन मुकोंग अपनी जगह पर कंप्लीटली फ्रीज हो गया और उसके ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रीम्स इंस्टेंटली और वायलेंटली टुकड़ों में शैटर गए। उसने जिन मुकोंग का दिया हुआ चश्मा नीचे रखा और वहां से चली गई, जबकि जिन मुकोंग बेचारा हार्ट ब्रोकन था। बाद में हेविली गार्डेड रॉयल पैलेस के डीप अंदर किंग निंग युआंगशिन शेन लैंग के साथ टेबल पर बैठे थे। उन्होंने शार्पली शेन लैंग से पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि झूनिंग और जिन मुकोंग की यह हाईली अरेंज्ड मीटिंग एक्चुअली सक्सीड होगी। शेन लैंग ने कॉन्फिडेंटली बिना किसी हेजिटेशन के रिप्लाई किया कि ये डेफिनेटली फेल होगी। उसने सिनिकली दुनिया के उस हार्श ट्रूथ को एक्सप्लेन किया, स्टेट करते हुए कि औरतें हमेशा लाउडली क्लेम करती हैं कि उन्हें एक इंटरेस्टिंग सोल चाहिए, लेकिन एंड में वो इनेविटेबली हमेशा एक हैंडसम फेस ही चूज करती हैं। उसने तुरंत ऐड किया कि आदमी भी एग्जैक्टली सेम होते हैं, प्राउडली स्टेट करते हुए कि यही वजह है कि वो अपने डिजायर्स को लेकर हमेशा बहुत डायरेक्ट रहता है। जो औरत उसे पसंद है वो एब्सोल्युटली एक ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी होनी चाहिए, जिसका फिगर सुपर डेविलिश हो। इस बात पर फर्मली बिलीव करते हुए कि वो जितनी हॉटर होगी उतना बेटर होगा। एजिंग किंग ने इस ब्रेजन स्टेटमेंट पर जोर से स्कॉफ किया, अग्रेसिवली अपने हाथ बांधते हुए एक डीपली जजमेंटल HMPH फेंका और शेन लैंग को उसके इनक्रेडिबली वल्गर टेस्ट के लिए गाली दी। रॉयल स्कोल्डिंग से कंप्लीटली अनबॉदर्ड शेन लैंग अपनी फिलोसॉफिकल रैंट कंटिन्यू करता रहा, कैजुअली नोट करते हुए कि लोग हमेशा कहते हैं कि औरतें आदमियों के लिए उनके अल्टीमेट स्कूल्स की तरह होती हैं। उसने लॉजिकली रीजन दिया कि उस फूलिश जिन मुकोंग को डेस्परेटली ऐसे कुछ और स्कूल्स को इंटीमेटली अटेंड करने की जरूरत है, इससे पहले कि वो ऑफिशियली औरतों से ग्रेजुएट हो पाए और ग्रेजुअली एक रियल मैन में मैच्योर हो सके। उसने कैलसली ऐड किया कि आदमियों के लिए थोड़े से ब्रूटल हार्ट ब्रेक में एब्सोल्युटली कुछ गलत नहीं है, एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हुए कि बिना डीप पेन एक्सपीरियंस किए कोई सच में कैसे बड़ा हो सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेन लैंग ने अपना ट्रू मास्टर स्कीम रिवील किया, प्राउडली स्टेट करते हुए कि उसने ऑलरेडी सक्सेसफुली मास्टर जुहोंग को डायरेक्टली एक मैसिव पॉलिटिकल सिग्नल भेज दिया है। उसने एक स्लाइस स्मर्क के साथ नोट किया कि उस बूढ़े आदमी ने एक्चुअली इसे एक्सेप्ट किया है या नहीं, ये पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर जू के खुद के विल पर डिपेंड करता है।
अब सबसे प्रेसिंग इशू की तरफ तेजी से आते हुए शेन लैंग ने हिज मैजेस्टी से पूछा कि क्या ये ट्रूली एक फैक्ट है कि वेल्दी हिडन युआन सोसाइटी ने अभी भी स्टबनली उन्हें डायरेक्टली क्रिटिकल मिलिट्री फंड उधार देने से मना कर दिया है। किंग इंस्टेंटली शेयर फ्रस्ट्रेशन में फट पड़ा और गुस्से में चिल्लाया कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास हिडन युआन सोसाइटी की हेल्प नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो फंड इंटायरली खुद से रेज नहीं कर सकता। उसने उनके मैसिव एरोगेंस को अटली रिडिकुलस कहकर डिसमिस कर दिया। हालांकि किंग का रीगल चेहरा जल्दी ही डार्क हो गया जब शेन लैंग इस टेरिफाइंग रियलिटी को एडमिट किया कि उनका टाइम एक्सट्रीमली टाइट था। उसने रिवील किया कि ब्रूटल किंग ऑफ जिन फेयर्स शामन ट्राइब्स को दिन ब दिन तेजी से फोर्सफुली यूनिफाई कर रहा है। हालात को इन्फिनिटली और बुरा करने के लिए पावरफुल क्वीन ऑफ चांग अरुनाना बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने ग्रेवली प्रेडिक्ट किया कि एक बार जब ग्रेट वॉर ऑफिशियली छिड़ जाएगी तो चांग अलायंस को फुली सपोर्ट करने में हेविली स्ट्रगल करेगा, जिसका मतलब ये था कि अपनी 80,000 ट्रूप्स के फुली असेंबल होने के साथ यूए को एब्सोल्युटली क्विकली साउथ की तरफ अग्रेसिवली मार्च करना होगा। शेन लैंग थोड़ा आगे झुका और उस डेस्परेट मोनार्क को हेविली प्रेस करते हुए एग्जैक्टली ये पूछा कि हिज मैजेस्टी उस मैसिव डेफिसिट के बारे में प्रिसाइजली क्या करने का प्लान बना रहे हैं। किंग ने शांति से एडमिट किया कि हालांकि टेक्निकली फंड्स रेज किए जा सकते हैं लेकिन उनका चूज किया गया मेथड थोड़ा इम्प्रॉपर था। उन्होंने अपना रूथलेस बॉर्डरलाइन टिरानिकल प्लान कोल्डली क्लियरली बता दिया, एंटायर रेम की ग्रेट फैमिलीज को फोर्सफुली भारी डोनेशन देने पर मजबूर करना। उन्होंने इस हेवी एक्सटॉर्शन को जस्टिफाई करते हुए कहा कि ब्रूटल वॉर सिर्फ उन्हें बचाने के लिए नहीं लड़ी जा रही बल्कि उन नोबल्स को बचाने के लिए भी लड़ी जा रही है। उन्होंने एब्सोल्यूट अथॉरिटी के साथ कमांड दिया कि चाहे वो इनक्रेडिबली ओल्ड नोबिलिटी हो, फ्रेशली मिंटेड न्यू नोबिलिटी हो या मैसिवली पावरफुल क्लैंस हो, अपनी गोल्ड कंट्रीब्यूट करना एब्सोल्यूटली सबकी स्ट्रिक्ट नेशनल ड्यूटी है और स्मूथली प्रॉमिस किया कि वो बाद में लार्ज डोनर्स को प्रेस्टिजियस ऑनर के साथ रिवॉर्ड करेंगे। शेन लैंग की आंखें डेंजरसली सिकुड़ गईं क्योंकि वो किंग की इस एलिगेंट पॉलिटिकल स्पीक के आर पार देख रहा था। उसने ब्लंटली पॉइंट आउट किया कि हालांकि ये वर्ड्स सुनने में इनक्रेडिबली ग्रैंड लग रहे थे लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ में ये प्लान हाईली फोर्स डोनेशंस और पब्लिकली रॉयल टाइटल्स बेचने के अलावा और कुछ नहीं था। उसने इंस्टेंटली डिड्यूस कर लिया था कि किंग वेल्दी नोबल्स को जल्दी से पे अप करने के लिए फोर्स कर रहे थे, वरना उन्हें पेनल्टी के रूप में अपने प्रेशियस बेटों और हेविली आर्म्ड प्राइवेट आर्मीज को ननू के मीट ग्राइंडर में डेस्परेटली मरने के लिए भेजना पड़ेगा। और टाइटल्स बेचने के स्कैंडलस एक्ट को शेन लैंग ने इनक्रेडिबली सिंपली समराइज किया, मैसिव गोल्ड डोनेट करो और सक्सेसफुली एक रॉयल रैंक पाओ। शेन लैंग ने इंटरनली डिस्गस्ट में स्नीयर किया, ये सोचते हुए कि वो डीपली जानता था कि निंग युआंगशन के पास एब्सोल्युटली कोई मॉरल बॉटम लाइन नहीं थी, लेकिन उसने ऑनेस्टली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मोनार्क इतना पैथेटिकली लो गिर सकता है। उसने अर्जेंटली हिज मैजेस्टी को वार्न किया कि ऐसे हाईली करप्ट एक्शन के लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज किंगडम के बर्दाश्त करने के लिए फार टू सिवियर होंगे। किंग ने हाथ झटकते हुए उसकी डीप कंसर्न को वेव ऑफ कर दिया, फियर्सली आर्ग्यू करते हुए कि इसके पीछे स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है और एरोगेंटली क्लेम किया कि अगर इसे प्रॉपर्ली हैंडल किया गया तो मैसिव कॉन्सिक्वेंसेज फुली कंट्रोलेबल होंगे। उन्होंने रूथलेसली अपनी अल्टीमेट जस्टिफिकेशन ऐड की, स्टेट करते हुए कि अगर वो ब्रेवली वॉर जीत गए तो एब्सोल्युटली सब कुछ डिस्कस और माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर वो ट्रैजिकली हार गए तो यूके उन प्रेशियस टाइटल्स की वैसे भी कोई खास कीमत नहीं बचेगी। एक एब्सोल्यूट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखते हुए शेन लैंग ने करप्ट किंग को डायरेक्टली चैलेंज किया और पूछा कि अगर वो ऑलरेडी शेमलेसली टाइटल्स बेच ही रहे हैं तो उन्हें एक डायरेक्टली उसे ही क्यों नहीं बेच देना चाहिए। उसने बोल्डली ऑफर किया कि वो कैजुअली एक हाईली कवेटेड ड्यूक की रैंक के लिए स्टैगरिंग 3 मिलियन गोल्ड पे करेगा, स्मूथली नोट करते हुए कि इससे हिज मैजेस्टी की प्रेशियस रेपुटेशन कंप्लीटली एंटायरली इंटैक्ट रहेगी। निंग युआंगशन ने एक बहुत लंबी भारी सांस ली जिसमें पूरे किंगडम का बोझ महसूस हो रहा था। उन्होंने थकान भरी नजरों से शेन लैंग को देखा, स्टेट करते हुए कि वो डीपली जानते थे कि ये कनिंग लड़का डेस्परेटली सिर्फ निंग जेंग के लिए सिक्योर तरीके से एक ड्यूक्स टाइटल सिक्योर करना चाहता था। उन्होंने एक रॉयल कॉम्प्रोमाइज ऑफर किया, उस लड़के से कहते हुए कि उसे एक्चुअली वो मैसिव सम पे करने की एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है, जनरसली प्रॉमिस करते हुए कि इस ग्रैंड टाइटल सेल के दौरान वो वैसे भी डायरेक्टली निंग जेंग को ऑफिशियली ड्यूक का रैंक कन्फर कर देंगे। लेकिन शेन लैंग ने बैक डाउन करने से फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया, फर्मली और कोल्डली स्टेट करते हुए कि वो कंप्लीटली सीरियस है। उसने उस एजिंग किंग को सिवियरली वार्न किया कि उनकी रॉयल रेपुटेशन इतनी केयरलेस और फोर्स्ड एक्सटॉर्शन में बर्बाद होने के लिए फार टू प्रेशियस थी। उसने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया कि किंग को फंड्स का वो टेरिफाइंग बर्डन एंटायरली उस पर छोड़ देना चाहिए, फ्लॉलेसली प्रॉमिस करते हुए कि ठीक आधे महीने में वो स्मूथली पूरे 3 मिलियन गोल्ड रेज कर लेगा। किंग उसे कंप्लीट डिसबिलीफ में देखते रहे, इंटेंसली पूछते हुए कि क्या वो सच में सीरियस है। शेन लैंग ने कंफर्म किया कि वो एब्सोल्युटली सीरियस था, सोलमली कसम खाते हुए कि वो हिडन युआन सोसाइटी से एक सिंगल कॉइन नहीं मांगेगा, ना ही वो हेवनली डाउ सोसाइटी से भीख मांगेगा, और वो मिराकुलसली पूरे 3 मिलियन गोल्ड प्योरली अपने ही तरीके से कमाएगा। यूनिक लिजी को यह बोस्टफुल क्लेम कंप्लीटली आउटरेजस लग रहा था, लाउडली पॉइंट आउट करते हुए कि शेन लैंग का प्रीवियसली प्राइसलेस ग्लास मेकिंग क्राफ्ट सक्सेसफुली सिर्फ 1 मिलियन गोल्ड में बिका था, जो उन्हें टोटली बैफल कर रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस हो सकती है जो सिर्फ आधे महीने में 3 मिलियन कमा सके। इस डाउट से अनफेज्ड शेन लैंग ने वहीं खड़े खड़े ऑफिशियली एक डेडली मिलिट्री ऑर्डर साइन करने का ऑफर दे दिया। निंग युआंगशन ने इमीडिएटली उस डेंजरस आइडिया को शट डाउन कर दिया, गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कि उन कॉन्स्टेंटली कर्स्ड मिलिट्री ऑर्डर्स के साथ उसे अब कंप्लीटली स्टॉप कर देना चाहिए। उन्होंने सिवियरली लड़के को डांटा, लाउडली कंप्लेन करते हुए कि एब्सोल्युटली हर एक दिन कोई ना कोई मिलिट्री ऑर्डर्स, और चिल्लाए कि वो अपनी लाइफ के साथ फार टू मच रेकलेसली गैम्बल करता है। हार न मानते हुए शेन लैंग ने आखिरकार अपनी अल्टीमेट अर्थ शैटरिंग बेट रखी दी। अगर उसने सच में सक्सेसफुली आधे महीने में पूरे 3 मिलियन गोल्ड रेस कर लिए तो किंग को एब्सोल्युटली और ऑफिशियली निंग जेंग को ड्यूक ऑफ यू कन्फर करना पड़ेगा,
और बोल्डली और डायरेक्टली पूछा, हाउ अबाउट दैट? किंग इस एब्सोल्यूट ऑडेसिटी से जेन्युइनली शॉक थे, फियर्सली रिटॉर्ट करते हुए कि ड्यूक ऑफ यू का सुप्रीम टाइटल इतनी आसानी से किसी को भी नहीं दे दिया जाता। उन्होंने हेविली एम्फेसाइज किया कि सिर्फ स्पेसिफिकली निंग जेंग को एक्सप्लिसिटली ड्यूक ऑफ यू कन्फर करने का मतलब प्योरली दुनिया के हर एक इंसान को भारी आवाज में बताना है कि वो डायरेक्टली थ्रोन इनहेरिट कर सकता है। शेन लैंग ने बस एक हाईली एरोगेंट स्मर्क दी और मॉनर्की करेज के बिल्कुल कोर को चैलेंज करते हुए सिर्फ इतना पूछा, योर मैजेस्टी डू यू डेयर? किंग डीपली हेजिटेट हुए, एक बार फिर से लड़के की एब्सोल्यूट सीरियसनेस पर क्वेश्चन करते हुए। उन्होंने इंटेंसली सोचा, उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था जब उन्हें रियलाइज हुआ कि डेस्परेट मिलिट्री फंड्स के रूप में 3 मिलियन हासिल करना शेन लैंग की उस टेरिफाइंग और हेवन डिफाइंग एबिलिटी के साथ ये शायद एक्चुअली ट्रूली पॉसिबल था। फिर भी वो हेविली वरी कर रहे थे, इंटरनली नोट करते हुए कि ये इनक्रेडिबली एरोगेंट बच्चा कंप्लीटली लॉलेस था और हमेशा डेंजरसली अनप्रेडिक्टेबल रहता था। फाइनली शेयर रेकलेस अबैंडन की एक मैसिव वेव उस हाईली स्ट्रेस्ड एजिंग किंग के ऊपर से गुजर गई। उन्होंने वायलेंटली एक डिफाइंट बाह थूका, फोर्सफुली डिसाइड करते हुए कि उनके मरने के बाद उस तबाही वाले तूफान को फियर्सली आने दिया जाए। उन्होंने डिसाइसिवली यूनिट ली सन को तुरंत ऑर्डर दिया कि निंग जेंग की सभी एब्सोल्यूट लेटेस्ट सीक्रेट रिपोर्ट्स रिव्यू करने के लिए लाया जाए। एब्सोल्यूट सफोकेटिंग साइलेंस के बीच 15 मिनट का एक हाईली टेंस वक्त गुजर गया। उन सीक्रेट रिपोर्ट्स को थॉरली रिव्यू करने के बाद निंग युआंगशेन ने आखिरकार ऊपर देखा और फर्मली डिक्लेयर किया, शेन लैंग आई कैन एग्री। हालांकि किंग ने स्ट्रिक्टली एक नॉन नेगोशिएबल कंडीशन रखी, निंग जेंग की सुप्रीम दुगडम तब तक एब्सोल्यूट वेट करेगी जब तक वो टेरिफाइंग किंग ऑफ जिन को सक्सेसफुली डिफीट नहीं कर देते। उन्होंने लॉजिकली डेलिकेट पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सप्लेन किया, नोट करते हुए कि वरना इसके रिजल्ट में आने वाली सोसाइटल वेव्स फार टू मैसिवली ग्रेट होंगी और वॉर के इतने डेंजरसली इमिनेंट होने की वजह से यू डायरेक्टली उस हॉरिफिक केओस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेन लैंग ने उन लॉजिकल टर्म्स को इंस्टेंटली एक्सेप्ट किया, स्मूथली कंफर्म करते हुए इट्स अ डील। अपने स्वेलिंग थॉट्स के साथ अकेले छोड़े जाने के बाद किंग ने जेंटली रिपोर्ट का एक पन्ना पलटा और क्वाइटली अपने वेरी सोल के डीप अंदर रियलाइज किया कि शायद यूए को सच में निंग जेंग जैसे ही एक हाईली डिलिजेंट और एब्सोल्युटली स्टेडफास्ट रूलर की डेस्परेटली जरूरत थी। ठीक उसी दिन बोल्ड किंग ने पावरफुली एक स्वीपिंग नेशन शेकिंग ईडिक्ट डायरेक्टली फिफ्थ प्रिंस निंग जेंग के नाम जारी कर दिया। रॉयल डिक्री ने उसे ऑफिशियली ब्रांड न्यू मिनिस्टर ऑफ फंड रेजिंग अपॉइंट किया और स्ट्रिक्टली उसे ठीक 1 महीने के अंदर पूरे 3 मिलियन मैसिव गोल्ड कॉइन्स का कंप्लीटली इम्पॉसिबल सम परफेक्टली रेज करने का ऑर्डर दे दिया। इस एक्सप्लोसिव रॉयल डिक्री ने इमीडिएटली पूरे कैपिटल में एक और मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म मचा दिया। डरे हुए ऑफिशियल्स कॉर्नर्स में लाउडली फुसफुसाने लगे, डेस्परेटली क्वेश्चन करते हुए कि आखिर हिज मैजेस्टी का इस इम्पॉसिबल टास्क को असाइन करने के पीछे क्या मीनिंग हो सकता है। क्या वो सीक्रेटली प्रिंस निंग जेंग को फेवर कर रहे थे या मिलिशियसली उसे हमेशा के लिए पूरी तरह रूइन करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने फियर्सली डिबेट की, क्या हिज मैजेस्टी एक्टिवली फिफ्थ प्रिंस को ऊपर पुश कर रहे थे ताकि वो डायरेक्टली डीपली इंट्रेंच्ड क्राउन प्रिंस निंगी को चैलेंज कर सके, और पॉइंट आउट किया कि ये मैसिव लीप कितनी बड़ी अब्सर्डिटी थी क्योंकि थोड़े वक्त पहले ही उसे कमांडर ऑफ टियानियो अपॉइंट किया गया था। पैनिक्ड मैसेस के बीच एब्सोल्यूट कंसेंसस बस शेयर डिसबिलीफ था, लाउडली डिक्लेयर करते हुए कि सिर्फ 1 महीने में 3 मिलियन गोल्ड फ्लॉलेसली रेज करना सिंपली टोटली इंपॉसिबल था। हालांकि हाईली एस्ट्यूट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स समझ गए थे कि किंग का डिलिबरेटली निंग जेंग को यह टेरिफाइंग चांस देना एक ब्रिलियंट हाईली कैलकुलेटेड तरीका था, एरोगेंट हिडन युआन सोसाइटी और ओवरली कॉन्फिडेंट क्राउन प्रिंस दोनों को बैडली नीडेड रॉयल डिफाइंस दिखाने का। वो डीपली जानते थे कि अगर निंग जेंग ने सच में किसी तरह ये एब्सोल्यूट मिरेकल अचीव कर लिया और इतने टेरिफाइंगली शॉर्ट टाइम में पूरे 3 मिलियन गोल्ड रेज कर लिए तो ये उनके फटी आंखों वाले चेहरों पर एक ब्रूटल शोर मचाता तमाचा होगा। मार्की के रेजिडेंस के शांत दायरे में सिक्योर बैठकर शेन लैंग उस कंप्लीटली डेवस्टेटेड और रोते हुए जिन मुकोंग के बिल्कुल पास बैठा था। शेन लैंग ने उस पूरी तरह टूटे हुए लड़के की तरफ देखा, कैजुअली पूछते हुए कि क्या फैटी का दिल सच में डीपली टूट गया है और क्या इसमें हेविली पेन हो रहा है। जिन मुकोंग मिजरेबली सिर्फ साइलेंट एग्रीमेंट में अपना गोल सिर हिला पाया। शेन लैंग ने उसके आंसुओं पर एब्सोल्युटली कोई तरस नहीं खाया, उसे बोलते हुए कि ये परफेक्टली फाइन है और उसे बस डीपली दर्द महसूस होने देना चाहिए। उसने वाइजली उस रोते हुए लड़के से प्रॉमिस किया कि ऐसे कुछ और ब्रूटल हार्ट ब्रेक सफर करने के बाद इवेंचुअली वो इस चुभन भरे दर्द का पूरी तरह आदी हो जाएगा। अपने शैटर्ड वर्ल्ड व्यू के कुछ डेस्परेट आंसर्स ढूंढते हुए जिन मुकोंग ने लाल आंखों से ऊपर देखा और अपने ब्रदर इन लॉ से पूछा कि क्या एब्सोल्युटली सभी औरतें सिर्फ ट्रूली हाईली हैंडसम और मैसिवली पावरफुल आदमियों को पसंद करती हैं। शेन लैंग ने इमीडिएटली इसे एक रिसाउंडिंग और अनडिनाइबल ऑफ कोर्स के साथ कंफर्म किया। जुनिंग की पहले की बातों से अभी भी थॉरली कंफ्यूज होते हुए जिन मुकोंग ने पूछा कि क्या वो एक कंप्लीटली लाई होता है जब एलिगेंट औरतें बोल्डली क्लेम करती हैं कि वो जेन्युइनली उन आदमियों को पसंद करती हैं जिनके अंदर डेप्थ होती है। शेन लैंग ने अपना सिर हिलाया, जेंटली क्लैरिफाई करते हुए कि ये एक्चुअली झूठ नहीं है। जब जिन मुकोंग ने मिजरेबली कन्फेस किया कि उसे अभी भी ये कॉन्ट्रडिक्शन टोटली समझ नहीं आई तो शेन लैंग ने पेशेंटली उसे रॉ ह्यूमन नेचर समझाया। उसने डिटेल में बताया कि कैसे बहुत से लोग एरोगेंटली ये सोचते हैं कि वो हर्ड से कंप्लीटली डिफरेंट है और हाईली रोमांटिसाइज करते हैं कि उनका ट्रू लव एब्सोल्युटली एक एपिक सोल्स का ग्रैंड क्लैश होना चाहिए या प्योर स्पिरिट का परफेक्ट रेजोनेंस होना चाहिए। लेकिन उसने कोडली रिवील किया कि जब एक्चुअली किसी रियल फिजिकल पार्टनर को चूज करने का टाइम आता है तो उन्हें जल्दी ही रियलाइज होता है कि वो इतने डीपली ट्रांसेंडेंट नहीं थे। उसने ब्रूटली इस बायोलॉजिकल ट्रूथ को तोड़ते हुए स्टेट किया कि एक आदमी और औरत के डीपली प्यार में पड़ने के लिए एब्सोल्युटली पहले एक स्ट्रॉन्ग रिप्रोडक्टिव इंपल्स का आना जरूरी है।
वो रॉ प्राइमल इंपल्स नेचुरली सबसे पहले आती है, उसके बाद इंसान का कैरेक्टर जज करना आता है, और सिर्फ तब उसके बाद वो हाई स्पिरिचुअल रेजोनेंस आती है। खुद को इंटायरली इनएडिक्वेट और अटली डिफीटेड फील करते हुए जिन वुकोंग ने सैड होकर पूछा कि क्या उसके जैसे बिल्कुल ही कंप्लीटली ऑर्डिनरी आदमी में कोई रियल फिजिकल अट्रैक्शन बची भी है या नहीं। शेन लैंग ने स्मूथली उसे अश्योर किया कि ऑफकोर्स उसमें थी, उस उदास लड़के को याद दिलाते हुए कि वो इनक्रेडिबली पावरफुल मार्क्वी ऑफ शुआनवू का डायरेक्ट हेयर था, जो फर्मली उसे एक एब्सोल्यूट टॉप नोबल बनाता था। उसने एक्सप्लेन किया कि मैसिव वेल्थ और पावरफुल स्टेटस अकेले ही अनगिनत औरतों के लिए कंप्लीटली डेडली अलर्ट का काम करते थे। लेकिन शेन लैंग ने एक्सपर्टली उसी साइकोलॉजिकल मिरर को वापस उसकी तरफ टर्न किया, एक्यूरेटली नोट करते हुए कि ऐसी इनक्रेडिबली पावर हंग्री औरतें ही थीं जिन्हें जिन वुकोंग बिल्कुल कंप्लीटली चाहता ही नहीं था। उसने ब्रूटली लड़के के खुद के डीप हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया, ये पॉइंट आउट करते हुए कि भले ही वो स्ट्रिक्टली इसे जोर से नहीं बोलता, लेकिन अपने पूरे दिल की गहराइयों में वो डेस्परेटली एक ऐसी हाईली ब्यूटीफुल नोबल लेडी से शादी करना चाहता है जो परफेक्टली उसके बराबर का स्टेटस रखती हो, है ना। जिन वुकोंग ने साइलेंटली नॉट किया, अपने खुद के हाई स्टैंडर्ड्स के इस इनक्रेडिबली अनडिनाइबल ट्रूथ को रियलाइज करते हुए। शेन लैंग ने उस हार्श लेसन को कंक्लूड करते हुए फर्मली स्टेट किया कि स्ट्रिक्टली इसीलिए क्योंकि दुनिया में एब्सोल्युटली हर कोई इनक्रेडिबली ऑर्डिनरी है, इसलिए उसे एब्सोल्युटली ज़ुनिंग को अपनी अल्टीमेट चॉइस में फार टू रियलिस्टिक और फार टू अनट्रांसेंडेंट होने के लिए मलिशियसली ब्लेम नहीं करना चाहिए। उन दोनों के बीच एक बहुत ही हैवी साइलेंस छा गया, जिसे सिर्फ जिन वुकोंग की इनक्रेडिबली डेस्परेट लिंगरिंग होप ने तोड़ा। उसने हाईली प्लीडिंग आंसुओं से भरी आंखों के साथ ऊपर देखा और पिटिफुली पूछा, ब्रदर इन लॉ, क्या मेरे पास अभी भी ज़ुनिंग से शादी करने का एक चांस बचा है। शेन लैंग ने उस डिजेक्टेड यंग मैन को देखा और कंफर्म किया कि ऑफकोर्स उसके पास एक चांस था। उसने असर्ट किया कि जब तक वो हैंडसम और स्ट्रांग बनेगा उसके पास चांस रहेगा। उसने कोल्डली एक अल्टीमेटम रखा, उस फैटी से कहते हुए कि या तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाए या ऐसे ही डिस्पाइज किया जाता रहे, ये क्लियर करते हुए कि ये एंटायरली उसकी खुद की चॉइस थी। शेन लैंग ने एक्नॉलेज किया कि किताबें लिखना एक ग्रेट ड्रीम है, पर ब्रूटली जिन वुकोंग को याद दिलाया कि मार्क्वी ऑफ शुआनवू के हेयर होने के नाते उसकी ऑब्लिगेशन है अपनी फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करना, और उसके जैसे इंसान के लिए सिर्फ सपनों के बारे में बात करना भी शेमफुल है। एक स्मग एक्सप्रेशन के साथ आगे झुकते हुए शेन लैंग ने डिक्लेयर किया कि सिर्फ उसके ब्रदर इन लॉ जैसे लोगों को ही ड्रीम्स के बारे में बात करने का राइट है। क्यूरियस होकर जिन वुकोंग ने पूछा कि आखिर उसके ब्रदर इन लॉ का ड्रीम क्या है। एक विशियस हाइप्ड एनर्जी शेन लैंग से रेडिएट हुई जब उसने बोल्डली प्रोक्लेम किया कि उसका ड्रीम एक ऐसी दुनिया है जहां कोई ग्रजेस ना हो। उसने पैशनेटली डिटेल दी कि जो कोई भी उसे ग्रज रखेगा वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो भी उसे पसंद नहीं आएगा उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा। उसने एक बड़ी सी ग्रिन दी और पूछा, कैसा लगा सुनकर, क्या ये कूल नहीं है। उसी रात हेवनली डाओ सोसाइटी के रिसेंटली प्रमोटेड एल्डर हुआंग टोंग हजारों मील का सफर तय करके कैपिटल पहुंचे। वो एक फ्रैंटिक स्टेट में वहां भागते हुए आए थे, सिर्फ उन रूमर्स की वजह से कि शेन लैंग किंग के लिए 3 मिलियन कमाने वाला है। बुरी तरह पसीना बहाते हुए हुआंग टोंग ने फ्रैंटिकली ऑफर किया कि वो 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि उसने जल्दी से ऐड किया कि ऐसा करने से सोसाइटी को 7 से 8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का लॉस हो सकता है। शेन लैंग शांति से बैठा रहा और अग्री किया कि यह सच है, एक्नॉलेज करते हुए कि हेवनली डाओ सोसाइटी एक्सपैंड कर रही है और एक एक कॉइन का ग्रेट यूज है, जिसका मतलब था कि अगर उन्होंने मिलियंस विड्रॉ किए तो कई प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाएंगे। अपना हाथ डिसमिसिवली हिलाते हुए शेन लैंग ने ब्रदर हुआंग से कहा कि उसके शब्दों से ही बात बन गई है, और अपना प्रॉमिस रीअफर्म किया कि वो हेवनली डाओ सोसाइटी से लेने के बजाय खुद वो 3 मिलियन कमाएगा। हुआंग टोंग इस डिक्लेरेशन से विजिबली शॉक्ड था। हुआंग टोंग के ऊपर डिसबिलीफ छा गया जब उसने इंटरनली क्वेश्चन किया कि कोई आधे महीने में 3 मिलियन कैसे कमा सकता है, नोट करते हुए कि रॉबरी भी इतनी फास्ट नहीं होती। उसने रिस्पेक्टफुली स्टेट किया कि उसे यंग मास्टर शेन की एबिलिटी पर एब्सोल्युटली विश्वास है, पर अपनी क्यूरियोसिटी एडमिट की कि आखिर शेन लैंग आधे महीने में इतना मैसिव सम कमाने के लिए किस चीज पर रिलाई करेगा। जवाब में शेन लैंग ने एक छोटी सी ग्लोइंग रेड वाइल उठाई और प्लेफुली पूछा कि क्या ये अच्छी लग रही है। हुआंग टोंग ने घूर कर देखा, कंफर्म किया कि ये अच्छी लग रही है, और पूछा कि ये क्या है। कमरे में एक ड्रामेटिक लाइटिंग हुई जब शेन लैंग ने उन ग्लोइंग वाइल्स का एक पूरा केस रिवील किया और ड्रामेटिकली अनाउंस किया कि ये गोल्डन ड्रैगन ब्लड है जिसे डीप सी ड्रैगन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। उसने इसका प्राइस 3000 गोल्ड कॉइन्स ईच डिक्लेयर किया, टोटल स्ट्रिक्टली 1000 वाइल्स के साथ, जो तब तक बिकेंगे जब तक स्टॉक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। शेन लैंग ने लाउडली इस प्रोडक्ट को हाइप किया, क्लेम करते हुए कि इसे लेने से इमेंस पावर मिलेगी, डेस्टिनी चेंज करने का चांस मिलेगा और मिनिस्टर बनने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। उसने इन 3000 गोल्ड कॉइन्स को जनरेशंस ऑफ नोबिलिटी के लिए एक सस्ता बार्गेन बताया, जिससे हुआंग टोंग अटली स्टन रह गया। शेन लैंग ने एक उंगली उठाई, एम्फेटिकली स्टेट करते हुए कि ये सिर्फ 10 दिनों के लिए बेचा जाएगा, वार्न करते हुए कि इसे मिस करने का मतलब है 10 जन्मों का पछतावा। अभी भी उन ग्रैंड क्लेम्स को प्रोसेस करते हुए हुआंग टोंग ने कॉशियसली यंग मास्टर शेन से पूछा कि क्या ये ट्रूली ड्रैगन ब्लड है। शेन लैंग के चेहरे पर एक स्लाइस स्mirk आई। आगे झुकते हुए उसने कैजुअली एडमिट किया कि ऑफकोर्स ये फेक है। वो हंसते हुए बोला कि अगर ये रियल होता तो वो इसे कभी बेचता ही नहीं। हुआंग टोंग का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा जब उसे याद आया कि शेन लैंग ने ही लैंड ब्रदर्स को डिस्कवर किया था और वो पावरफुल निर्वाणा आर्मी क्रिएट की थी, जिससे उसे ये क्वेश्चन करने पर मजबूर होना पड़ा कि इस गोल्डन ड्रैगन ब्लड का इफेक्ट रियल है या फेक। उसके मुंह से एक कंफ्यूज्ड आवाज निकली, जिससे प्रॉम्प्ट होकर शेन लैंग ने क्लैरिफाई किया कि यह चीज सच में स्ट्रेंथ, स्पिरिट और एजिलिटी को एक ऑब्वियस और एस्टॉनिशिंग इफेक्ट के साथ बूस्ट करती है। हालांकि शेन लैंग ने नोट किया कि इसका इफेक्ट सिर्फ 1 महीने तक रहता है। असल में शेन लैंग के पास्ट एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कई फेल्ड सैंपल्स पैदा हुए थे।
एक ऐसे ही फेलियर में डेड गोल्डन ब्लड लाइन GU इंसेक्ट शामिल थे जो ह्यूमन एबिलिटी को ग्रेटली एनहांस करने के लिए सुपर स्टिमुलेंट्स की तरह एक्ट करते थे, पर यह एनहांसमेंट सिर्फ 1 महीने के लिए होता था। शेन लैंग ने इस सब्सटेंस की 300 से ज्यादा वायल्स ऑब्टेन की थी और फिर उसमें डजन्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस मिक्स कर दिए। इस प्रोसेस ने न सिर्फ उन 300 वायल्स को 3000 में बदल दिया, बल्कि किसी के लिए भी ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करना इंटायरली इम्पॉसिबल बना दिया। खुद पर काफी प्राउड दिखते हुए शेन लैंग ने साई किया और क्लेम किया कि वो अभी भी बहुत काइंड है, जोक करते हुए कि अगर वो अर्थ की कोई हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी होता तो वो इस बैच को डाइल्यूट करके कम से कम 1 लाख बॉटल्स बना देता। और करीब झुकते हुए शेन लैंग ने विस्पर किया कि इसे लेने के बाद न सिर्फ एक इंसान को इमेंस स्ट्रेंथ मिलती है, बल्कि जिन आदमियों को इश्यूज हैं उनकी विगर भी वापस लौट आती है। उसने बोस्ट करते हुए कहा कि एक साथ 5 औरतों को हैंडल करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने रिटोरिकली पूछा कि क्या ऐसी अमेजिंग गोल्डन ड्रैगन ब्लड के लिए 3000 गोल्ड कॉइन्स इनक्रेडिबली चीप नहीं है। इन इम्प्लीकेशंस पर बुरी तरह पसीना बहाते हुए हुआंग टोंग ने पूछा कि क्या ये सच में इतना मिराकुलस है। शेन लैंग थोड़ा खांसा, उसे अश्योर करते हुए कि कुछ एस्पेक्ट्स में ये उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा मिराकुलस है। उसने जल्दी से डिफेंसिवली डिक्लेयर किया कि उसने खुद कभी इसे यूज नहीं किया है, हुआंग टोंग को याद दिलाते हुए कि उसकी खुद की पावर बाउंडलेस है और उसे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। हुआंग टोंग नर्वसली अग्री कर गया, स्टेट करते हुए कि वो यंग मास्टर शेन की एबिलिटीज से अच्छी तरह वाकिफ है, और फिर कॉशियसली पूछा कि क्या इस चीज के कोई साइड इफेक्ट्स हैं। शेन लैंग ने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने इसे लोगों और जानवरों दोनों पर दर्जनों बार टेस्ट किया है और कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। जब शेन लैंग बोल रहा था तो हुआंग टोंग का कांपता हुआ हाथ एक डेस्परेट ग्रोन के साथ आगे बढ़ा। शेन लैंग ने शॉक फेन किया और ओल्ड हुआंग से पूछा कि वो उसे बता दे कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। फ्लस्टर्ड और एम्बैरेस्ड होकर हुआंग टोंग ने वेहमेंटली इस बात से इनकार किया, इंसिस्ट करते हुए कि उसके लिए इसकी जरूरत होना इम्पॉसिबल है। उसने नर्वसली एक एक्सक्यूज फैब्रिकेट किया कि उसका एक अंकल है जिससे कुछ सर्टेन डिफिकल्टीज हैं, और टिमिडली पूछा कि क्या वो शायद उनके लिए कुछ बॉटल्स ले जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से किंग ने अपना ज्यादातर वक्त निंग झेंग से रिलेटेड सारी सीक्रेट रिपोर्ट्स ध्यान से पढ़ने में बिताया था। हालांकि वो निंग झेंग को पिक्यूलियरली पसंद नहीं करते थे, पर क्योंकि उन्होंने पब्लिकली उसके सक्सेशन बिड को अग्री और सपोर्ट किया था, किंग को लगा कि उन्हें अपने इस बेटे को थॉरली समझना ही चाहिए। उन्होंने नोट किया कि निंग झेंग के मेथड्स पिक्यूलियरली क्लेवर नहीं थे, उन्हें स्लो और कम्बरसम डिस्क्राइब किया, पर एक्नॉलेज किया कि वो बहुत थरो थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि निंग झेंग क्रिमिनल्स के खिलाफ हार्ड स्ट्राइक करता था और करप्ट डिपार्टमेंट्स को मेटिकुलसली क्लेंस करता था। किंग को यह प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग लगा, पर अनडिनाइबली इफेक्टिव। एक स्क्रोल पढ़ते हुए किंग ने सोचा कि ऐसा आदमी फूलिश और एग्जॉस्टिंग लगता है, ये नोट करते हुए कि वो आसानी से फैक्शंस को एक दूसरे के खिलाफ प्ले कर सकता था और इधर उधर कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। फिर भी उन्होंने साइलेंटली कंसिडर किया कि शायद यूए किंगडम को सच में निंग झेंग जैसे किसी रूलर की जरूरत थी, कोई ऐसा जो स्टबर्न और फूलिश हो। किंग मुड़े और अपने अटेंडेंट ली सन से पूछा कि क्या निंग झेंग कुछ ज्यादा ही मीडियोकर है। ली सन ने रिस्पेक्टफुली रिप्लाई किया कि भले ही हिज मैजेस्टी को लगता है कि निंग झेंग मीडियोकर है, पर पर्सनली उन्हें वो रेजिलियंट लगता है। ली सन ने बोल्डली पॉइंट आउट किया कि किंग हमेशा हिडन डेंजर्स को अवॉइड करते हैं और सड़ी हुई चोटों को डिले करते हैं, पर नोट किया कि इवेंचुअली वो चोटें फट ही जाती हैं। इस ब्लंट असेसमेंट से इरिटेट होकर किंग ने स्कॉफ किया और ली सन से कहा कि अगर वो बोलना नहीं चाहता तो उसे चुप रहना चाहिए। सब्जेक्ट चेंज करते हुए किंग ने इम्पेशेंटली पूछा कि क्या उस ब्रैट शेन लैंग ने अपनी स्कीम अभी तक शुरू की है। ली सन ने कंफर्म किया कि उसने कर दी है, रिमार्क करते हुए कि वो रास्कल सच में जानता है कि बोस्ट कैसे करना है। अचानक कैपिटल में 2 मैसिव स्टॉर्म्स आ गए। पहला स्टॉर्म क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस के फैक्शन से ओरिजिनेट हुआ। उन्होंने स्ट्रिक्टली डिमांड की कि कोई भी नोबल हाउस या वेल्दी मर्चेंट शेन लैंग के साथ कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग्स ना करे। ये इंश्योर करके कि कोई बिजनेस और कोई डोनेशंस ना हो, वो डेस्परेटली उसके एफर्ट्स को ब्लॉक करने की उम्मीद कर रहे थे। दूसरा स्टॉर्म खुद शेन लैंग का बनाया हुआ था, जो एंटायरली गोल्डन ड्रैगन ब्लड के उस वाइल्ड रूमर पर सेंटर्ड था। एक बिजी टैवर्न में कॉमनर्स ईगली गॉसिप कर रहे थे, पूछते हुए कि क्या किसी को पता है कि लैंड बेगर्स, वो 2000 वेस्ट्स, अचानक इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। एक आदमी ने इसे नॉनसेंस कहकर डिसमिस कर दिया, क्वेश्चन करते हुए कि आखिर ड्रैगन ब्लड आएगा कहां से। दूसरे ने काउंटर किया कि वो क्यू यावेर थी जिसने इसे एंशिएंट रूइंस में ढूंढा था, आर्ग्यू करते हुए कि उन वेस्ट्स का अचानक पावरफुल बनने का और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। उन्होंने कंक्लूड किया कि क्योंकि शेन लैंग के पास गोल्डन ड्रैगन ब्लड था तो उसने जरूर इसे अपने आदमियों को दिया होगा। एक तीसरे आदमी ने बीच में बोलते हुए क्लेम किया कि उसने सुना है इंपीरियल इनवॉय युन मेंगजे एक फ्लावर हाउस में ड्रंक हो गया था और एक्सीडेंटली उसके मुंह से ये सीक्रेट निकल गया जो इस ग्रुप को परफेक्टली सेंस बना रहा था। ये बिजार रूमर जल्दी ही पूरे कैपिटल में फैल गया। रफियंस और कॉमनर्स ने इस पर फर्मली विश्वास कर लिया, जबकि मिडिल क्लास एलीट्स हाफ कन्विंस थे। हाई नोबल्स ने इस अब्सर्डिटी पर मजाक उड़ाया, हालांकि उनमें से भी कुछ सीक्रेटली सोचने लगे थे। एलीट नोबल्स ने इस मैटर पर डिबेट की, इस स्टोरी को टू बिजार बताया और कंक्लूड किया कि शेन लैंग ने क्लियरली इसे फैब्रिकेट किया है और डिलिबरेटली युन मेंगजे से लीक करवाया है, सिर्फ पैसे स्कैम करने के लिए। फिर भी वो लोग ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि शेन लैंग ने आखिर कैसे सिर्फ 3 महीने में 2000 यूजलेस बेवकूफों को एलीट वॉरियर्स में बदल दिया। दिन रात इस रूमर के फर्मेंट होने के बाद कई इंडिविजुअल्स हाईली रेस्टलेस हो गए। कैपिटल जू क्लैन जैसे ग्रेट हाउसेस का घर था जो टैलेंट से भरे हुए थे, पर वहां कई डिक्लाइनिंग फैमिलीज भी रहती थीं। इन डेस्परेट फैमिलीज के लिए शेन लैंग का ड्रैगन ब्लड एग्जैक्टली वही चीज था जिसकी उन्हें कमी थी। आखिरकार पहली मछली ने चारा निगल लिया। एक दरवाजे के बाहर एंक्शियसली खड़ा था वैंग बी,
जो विस्काउंट जिलोंग के हाउस का एयर था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए सोच रहा था कि क्या ये रूमर्स सच में सच हो सकते हैं। वैंग भी अपनी फैमिली का लेजिटिमेट सन था, पर उसका टैलेंट बहुत पुअर था। वो नोटोरियसली लेजी और इंडल्जेंट था और मार्शल एग्जाम में बुरी तरह फेल हो चुका था। उसका फादर वांग शू मार्की नंगोंग आओ के अंडर एक 3rd रैंक जनरल था। वैंग बी के लिए ट्रू क्राइसिस सिर्फ उसका फेलियर नहीं था, बल्कि ये फैक्ट था कि उसके इलेजिटिमेट ब्रदर ने उसी साल एग्जाम पास कर लिया था। वैंग बी ने युन मेंगजे के आगे बिटरली भीख मांगी थी, एक्सप्लेन करते हुए कि उसके फादर ने थ्रेट दिया है कि अगर वो दोबारा फेल हुआ तो वो टाइटल उसके हाफ ब्रदर को पास कर देंगे। डेस्परेट होकर वो रोने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ब्रदर युन से उसकी मदद करने के लिए प्लीड करते हुए। इन मिन्नतों के बराज के आगे हेल्पलेस फील करते हुए युन मेंगजे उसे शेन लैंग के पास ले जाने के लिए मान गया। उसने वांग बी को स्ट्रिक्टली मां की रेजिडेंस के बैक गेट से एंटर होने का इंस्ट्रक्ट किया और वार्न किया कि कोई उन्हें देख न ले। युन मेंगजे ने क्लियर कर दिया कि भले ही वो उसे शेन लैंग के पास ले जा रहा है, पर वो किसी भी सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। जैसे ही वो आगे बढ़े, वांग बी के पैरानॉइड दिमाग ने सोचा कि क्या चीजें कुछ ज्यादा ही स्मूथली चल रही हैं, सस्पेक्ट करते हुए कि शेन लैंग और युन मेंगजे उसके साथ ट्रिक करने के लिए कल्यूड कर रहे हों। उस डिमली लिट सीक्रेट चेंबर के अंदर एक स्टेज्ड आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। शेन लैंग ने अग्रेसिवली युन मेंगजे को कन्फ्रंट किया, डिमांड करते हुए कि आखिर उसका भाई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। शेन लैंग चिल्लाया कि जब से युन मेंगजे ने गोल्डन ड्रैगन ब्लड का सीक्रेट फैलाया है, हर दिन उस पर लोगों की भीड़ टूट पड़ती है। उसने फ्यूरियसली युन मेंगजे पर लोगों को सीधा उसके पास लाकर लाइन क्रॉस करने का अक्यूज किया और थ्रेट दिया कि अगर उसने ये जारी रखा तो वो अपने टाइज एंटायरली कट कर लेगा। अपना पार्ट परफेक्टली प्ले करते हुए युन मेंगजे ने शेन लैंग से प्लीड किया, वांग बी को विस्काउंट जिलोंग के हेयर के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए। उसने आर्ग्यू किया कि वैंग बी सच में पिटिफुल है और वो उसके साथ एक बॉन्ड फील करता है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ इग्नोर कर देना इम्पॉसिबल है। युन मेंगजे ने शेन लैंग से भीख मांगी कि वो इस डेस्परेट आदमी के लिए अपने एक्स्ट्रा गोल्डन ड्रैगन ब्लड में से थोड़ा सा हिस्सा दे दे। शेन लैंग ने फियर्सली अपने स्टैश को डिफेंड किया, चिल्लाते हुए कि ये खून उसकी जान है, और क्वेश्चन किया कि वो आखिर इसमें से कुछ भी कैसे दे सकता है। उसने एम्फसाइज किया कि ये एंशिएंट ड्रैगन ब्लड है और अटली प्राइसलेस है। आखिरकार शेन लैंग ने एक हैवी साई ली और अपनी निगाहें उस कांपते हुए कस्टमर की तरफ मोड़ी, पूछते हुए कि क्या उसका नाम वांग बी है। उसने एक स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी, स्टेट करते हुए कि अगर वांग बी ने गोल्डन ड्रैगन ब्लड लिया, मार्शल एग्जाम पास किया और ग्लोरी तक पहुंचा, तो उसे गारंटी देनी होगी कि वो प्रिंस निंग ज़ेंग के साथ खड़ा होगा। वांग बी ने ईगली हाँ में सिर हिलाया और अपनी एब्सोल्यूट एग्रीमेंट शाउट की। हालांकि इंटरनली वांग बी के चेहरे पर एक ट्रेचरस स्मर्क आ गई जैसे ही उसने इस आइडिया का मजाक उड़ाया। उसका प्लान था कि एक बार पावर मिलने के बाद वो इन सबको सड़ने के लिए छोड़ देगा, ये सोचते हुए कि निंग ज़ेंग जैसे यूजलेस प्रिंस को सपोर्ट करने की उम्मीद करना कंप्लीटली एक सपना है। ड्रामेटिकली अपनी पीठ घुमाते हुए शेन लैंग ने एक हैवी साई ली और रिवील किया कि ठीक 1 घंटे पहले किसी ने उसे एक सिंगल वाइल के लिए 5000 गोल्ड कॉइन्स ऑफर किए थे, पर उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने कोल्डली स्टेट किया कि अगर उसका भाई वैंग बी को यहां ना लाया होता तो वो इसे कभी किसी को नहीं देता। शॉक और पैनिक वैंग बी पर टूट पड़ा जैसे ही उसने 5000 गोल्ड का प्राइस रिपीट किया, चिल्लाते हुए कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसने प्रोटेस्ट किया कि उसकी वैंग फैमिली तो पूरे साल में भी इतना नहीं कमाती। बिना एक रत्ती भर पिटी के शेन लैंग ने शार्पली उससे कहा कि अगर वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे बस निकल जाना चाहिए। हेजिटेशन और स्कैम होने के डर से कांपते हुए वैंग बी ने हकलाते हुए कहा कि उसे तो ये भी श्योर नहीं है कि ये काम करता है, ये सोचकर टेरिफाई होते हुए कि अगर ये फेल हो गया तो इतनी ह्यूज सम पे करना उसकी पूरी बर्बादी होगी।